जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। हम लोग जो इस समय वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में इस समय हम लोग क्या देख रहे हैं, वो है संविधान सभा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले क्या क्या बात हुई है थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। हुई क्या क्या बात है थोड़ा सा जल्दी से क्विक देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये बताया गया था कि संविधान सभा में जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो ये बताया गया था कि जो 389 सदस्य होंगे। संविधान कैबिनेट मिशन आया था। देखिए, हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं कि संविधान सभा के गठन के बारे में जो बातें कही गई थी वो कैबिनेट मिशन में कहा गया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, बताया गया था। आप लोग पहले देखेंगे, सर पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे तथा AB अलेक्जेंडर थे। तो क्या थे उसमें, ये मुख्य रूप से कहा गया था कि जो संविधान सभा होगी उसमें 389 सदस्य होंगे। ठीक, रिप्रेजेंट जो भी प्रतिनिधि होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे वो 389 होंगे। फिर इसको कहा गया कि उस समय देसी रियासत थी। देसी रियासत क्या है, जो राजा शासन करते हैं लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन शासन करते हैं। तो देसी रियासत थी और एक ब्रिटिश शासन है जहाँ गवर्नर के द्वारा शासन किया जाता था। तो इन 389 सीट को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक भाग था क्या था, 296 कर दिया गया। ये ब्रिटिश प्रांत के लिए था कि हाँ, जो ब्रिटिश प्रांत है जहाँ ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं या ब्रिटिश है वो क्या कर रही है, गवर्नर के माध्यम से या कमिश्नर के माध्यम से। इसमें 4 कमिश्नर प्रांत थे जहाँ कमिश्नर के द्वारा क्या किया जाता था, शासन किया जाता था। तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया था, 292 और 4। और ये 4 क्या थे, कमिश्नरी प्रांत थे। यहाँ पास कमिश्नर शासन करते थे, आयुक्त शासन करते थे, जबकि यहाँ पास कौन करता था, जो प्रांतीय गवर्नर हुआ करते थे वे शासन करते थे। 93 सीटें किसको दी गई, देसी रियासतों को। पहले बात कर चुके हैं ना, ये सब देख लीजिएगा। ठीक, और इसमें ये कहा गया सीटों का बंटवारा कैसे होगा, तो ये कहा गया कि जो जनसंख्या होगी 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट दी जाएगी। तो उसी अनुपात में सीट को डिवाइड कर दिया जाएगा। मान लेते हैं किसी प्रांत में अगर 20 लाख जनसंख्या है तो वहाँ 2 सीट दे दी जाएगी। किसी अगर प्रांत में या देसी रियासत में 50 लाख जनसंख्या है तो वहाँ पास 5 सीटें दी जाएंगी। तो 10 लाख पर 1 सीट दी जाएगी, उसी अनुपात में जितने भी जनसंख्या होगी उस क्षेत्र में, मतलब जो भी प्रांत होगा या देसी रियासत होगा उसी अनुसार सीट दे दी जाएंगी। ठीक, ये सब बात हो चुकी थी। इसके बाद ये कहा गया था कि ब्रिटिश प्रांत में हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख होंगे, तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा, तो ये कहा गया कि उनके अनुपात के अनुसार ही क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा सीटों को। तो उसी के अनुपात बांटा भी गया। और कहा गया कि इन सदस्यों का चयन कौन करेगा, तो इन सदस्यों का चयन उसी समुदाय के लोग करेंगे। और उसी समुदाय के लोग कहाँ के होंगे, जो प्रांतीय असेंबली में थे। ये सब इसके बाद पहले आप देखेंगे तो समझ में आ रहा होगा, अगर पहले आप देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। ठीक ठीक, तो ये सब बातें क्या थी, बताया गया है कैबिनेट मिशन में, ये सारी बातें थी। संविधान सभा में गांधी जी शामिल नहीं हुए थे और सभी बड़े लोग जो भी थे, बड़े लोग का मतलब बड़ी बड़ी हस्तियां जिनका नाम था वो सभी शामिल हुए थे। ठीक, ये हुआ इससे पहले वाले वीडियो में। और फिर इसके बाद बताया गया कि अध्यक्ष कौन थे, ये सब तो छोटी छोटी बातें बताई गई। अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, ये सब बताया गया। संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे, इन सब के बारे में बात की गई। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात किया गया कि संविधान का अगर दर्शन देखना हो तो उद्देश्य में देखना, मतलब प्रियम्बल में तो हम देखेंगे, लेकिन जो उससे पहले जब बना था उस समय संविधान का उद्देश्य देखना हो तो उद्देश्य प्रस्ताव को देखना। उसमें 8 प्रश्न, मतलब 8 अनुच्छेद थे, तो उनके बारे में हम एक मतलब स्पष्ट रूप से देख लिए थे। उसमें व्यक्तियों को अधिकार के बारे में थे कि स्वतंत्रता दिया जाएगा, आप लोग को विश्वास होगा, न्याय दिया जाएगा, संगठन बनाने की आज़ादी दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा। उसमें ये कह दिया गया था। संविधान बनेगा ये भी बता दिया गया था। संविधान और जो अल्पसंख्यक होंगे, पिछड़ा वर्ग होगा या जनजाति होंगे, इनको सुरक्षा दी जाएगी। मतलब अपनी भूमि को एकता, मतलब एकता बनाए रखेंगे, यूनिटी रहेगी, मतलब जो अखंड भारत है इसकी क्या होगा, इसकी एकता बनाए रखेंगे। ये सब बातें उद्देश्य प्रस्ताव में कही गई थी। तो ये सब हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि संविधान मतलब स्वतंत्रता अधिनियम आ गया। माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन योजना इसलिए आई क्योंकि जो मुस्लिम लीग थे वो लोग मतलब भारतीय संविधान सभा में शामिल हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि 289 सदस्य थे। लेकिन जो संविधान सभा जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तो उसमें 211 लोग ही भाग लिए। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए। उसमें देसी रियासत भी शामिल थे, मुस्लिम लीग भी शामिल थे। मुस्लिम लीग कह रहे थे हमको अलग संविधान सभा बनाना है, मतलब उनको देश चाहिए अलग, तो वहाँ पर संविधान बनेगा, फिर संविधान सभा बनेगी, फिर संविधान बनेगा। तो मुस्लिम लीग के बहुत सारे सदस्य शामिल ही नहीं हुए। तब क्या हुआ, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। उसने मतलब यह आश्वासन दे दिया कि अब भारत के
विभाजन होगा और भारत से पाकिस्तान अलग होगा, ये कह दिया गया। फिर 1947, फिर इसके बाद 15 अगस्त को क्या आया, स्वतंत्रता अधिनियम आया। तो वो क्या हुआ, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम आया। तो ये क्या किया, भारत और पाकिस्तान को दो भागों में डिवाइड कर ही दिया था। माउंटबेटन योजना में कह दिया गया था, ये कह दिया गया कि दो भाग होंगे, डोमिनियन होंगे। डोमिनियन के मतलब एक प्रकार के संप्रभु होंगे, लेकिन सर्वोच्च जो होगा वो राजा होगा। ये सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जब स्वतंत्रता अधिनियम आया तो उससे संविधान सभा में भी परिवर्तन हुआ। संविधान सभा में क्या परिवर्तन हुआ कि जो पाकिस्तान के जब सदस्य, मतलब पाकिस्तान जब अलग हो गया तो मुस्लिम लीग के सदस्य बहुत सारे लोग वहाँ चले गए, तो इसमें सदस्यों की संख्या घटी, 299 बची। जब 299 बची तो इसमें क्या हुआ, इसको फिर दो भागों में डिवाइड किया गया। जो 296 जो संख्या थी ब्रिटिश प्रांतों की, वो घटकर कितनी हो गए, 229 हो गई, ठीक। और जो ये देशी रियासतों की 93 सीटें थी, वो बची 70 सीटें। और कितने हो गए, 299 सदस्य बचे, उसमें 229 किसके थे, ब्रिटिश प्रांत के, और 93 किसके थे, देशी रियासतों। ये हो गया ब्रिटिश प्रांत की, और ये कितने हो गए, देशी रियासतों। तो ये सब बात हो चुकी है, ठीक। आप लोग देखेंगे थोड़ा बहुत समितियों के बारे में बात किए थे। समितियों में क्या देखे थे, समितियों में ये बात किए थे कि 8 बड़ी समितियां हैं, उसमें प्रारूप समिति के बारे में भी बताया गया था ना, ठीक है। आज हम लोग प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा देखते हैं। 8 बड़ी समितियां आपको याद है, संघ शक्ति समिति, संविधान मतलब प्रांतीय संविधान समिति, और फिर संघीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, भी अल्पसंख्यकों से संबंधित या मूल अधिकारों से संबंधित एक समिति बनाई गई थी। प्रक्रिया नियम समिति हो गया, संचालन समिति हो गया, और राज्य समझौता समिति। ये 8 प्रकार की बड़ी समितियां थी, छोटी छोटी भी बहुत सारी थी, वित्त समिति, सदन समिति, ये सब छोटी छोटी समिति थी। इसके बारे में हमको नहीं देखना, एक समिति के बारे में देखना जो है प्रारूप समिति, महत्वपूर्ण समिति थी। तो हम लोग प्रारूप समिति के बारे में देखें। इससे पहले यहाँ तक बात हो गई है, आज देखेंगे उसी के आगे चलते हैं, ठीक। तो आप लोग क्या करिएगा, इससे पहले जाइएगा प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ देख लीजिएगा। चलिए आइए, तो आप लोग देख लेंगे ना, ठीक है, देख लीजिएगा। क्योंकि हम लोग देखिए छोड़ के मतलब सभी चीज तो नहीं पढ़ेंगे, मतलब जितना महत्वपूर्ण है उतना तो देखेंगे, जितने ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उतना तो देखेंगे। प्रारूप समिति, तो आप प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कह सकते हैं, ड्राफ्टिंग ठीक। तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति 8 बड़ी समितियों में से एक समिति थी, ठीक है। 8 बड़ी समितियों में से एक समिति क्या थी, प्रारूप समिति। कल बताया गया था इसको, ठीक। इसको पहले आप देख लीजिएगा, मतलब 3 वीडियो हो चुके हैं, मतलब संविधान से संबंधित, संविधान सभा से संबंधित, देखिएगा, ठीक। तो प्रारूप समिति क्या है, थोड़ा इसको देखते हैं। प्रारूप, ड्राफ्ट जानते हैं कि नहीं आप लोग, ड्राफ्ट क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको देखते हैं, ड्राफ्ट होता क्या है। ड्राफ्ट क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि जब विधानसभा या लोकसभा में कोई जब संविधान मतलब कोई कानून बनाना होता है, तब क्या करते हैं, तो उसकी एक रूपरेखा, मसौदा तैयार किया जाता है। मसौदा का मतलब वो कानून की तरह ही पूरा उसमें बातें लिखी रहती हैं, लेकिन वो अभी कानून बना नहीं होता है, ठीक। मान लेते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या है, किसी से संबंधित, मान लेते हैं नागरिकता से संबंधित कानून लाए। मान लीजिए कि जो मंत्रिपरिषद है वो नागरिकता से संबंधित, नागरिकता के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन मान लीजिए कि लाई, और क्या हुआ, उसमें कुछ प्रावधान किया गया कि मान लेते हैं कि कुछ लोगों को नागरिकता इस तरह दी जाएगी, कुछ लोगों को नागरिकता इस तरह दी जाएगी, इस तरह की कुछ बातें उसमें सम्मिलित की गई, लेकिन वो कानून नहीं है, केवल बातें लिखी गई हैं। तब क्या हुआ, वो जो बातें लिखी गई हुई हैं उसको क्या किया गया, अब लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा में जब लाएंगे तो उस पर चर्चा होगी, बहस होगी, फिर इसके बाद क्या होगा, लोकसभा से पारित करवाया जाएगा, ठीक है। जब लोकसभा से पारित हो जाएगा तब कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में फिर पारित होगा, मतलब वहाँ बहस होगी, चर्चा होगी, फिर इसके बाद वहाँ से पारित होगा। जब पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति क्या होगा, उसमें सिग्नेचर कर देंगे। जब राष्ट्रपति महोदय उसमें सिग्नेचर कर दे, महोदय या महोदया, ठीक है, तो क्योंकि मतलब दोनों हो सकते हैं ना, ठीक। जब उसमें क्या होगा,
जब कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, तो वो क्या होगा, जो ड्राफ्ट होगा वही ड्राफ्ट क्या बन जाता है, एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, जो मसौदा तैयार हुआ होता है तो वही ड्राफ्ट किसमें हो जाता है, एक्ट में हो जाता है। फिर उसमें सारी बातें किसमें होती है, बाद में फिर मतलब विधायन समिति होता है, अधीनस्थ विधायन समिति, वो चेक करती है कि इससे संबंधित कानून है या नहीं। वो सब की बातें में बाद हम देखेंगे, लेकिन आप ड्राफ्ट समझ गए ना। ठीक, उसी प्रकार क्या था, प्रारूप समिति। अब संविधान नया बना रहे हैं तो प्रारूप एक तैयार किया जाएगा, संविधान किस तरह होगा, जो नया संविधान बनेगा उसमें वो किस तरह का होगा। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, ये सब बातों को कौन निर्धारित करेगा, वो प्रारूप समिति निर्धारित करेगी। कुछ समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ड्राफ्ट समझ में आया। तो उसी अनुसार आप मान लीजिए कि जब कानून बनाना होता है तो एक ड्राफ्ट लाया जाता है कानून के संबंधित। अगर उसी प्रकार क्या है, संविधान नया बनाना है तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तो उस संविधान से संबंधित जो कुछ ड्राफ्ट होता है, ठीक, वो ड्राफ्ट में क्या होता है, मुख्य रूप से संविधान, नया संविधान किस प्रकार का होगा, उसमें प्रावधान क्या होंगे, ये सब के बारे में क्या होगा, ड्राफ्ट में रहेगा। बाद में उसको पारित करवाकर संविधान कर दिया जाएगा, मतलब संविधान घोषित कर दिया जाएगा कि यह संविधान है। लेकिन उससे पहले क्या होती है, उसमें सारी बातें होंगी, उसमें चर्चाएं होंगी, बहस होंगी, संशोधन होगा, बाद में क्या कर दिया जाएगा, उसे संविधान मतलब हस्ताक्षर करके उसे संविधान करार दिया जाएगा या घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, तो प्रारूप समिति का मुख्य रूप से क्या था, नए संविधान की रूपरेखा तैयार करना था। ठीक है, कोई नहीं, जिस प्रकार संविधान दिख रहा है आज, वो सब काम कौन किया, प्रारूप समिति का काम था। ठीक, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए। ठीक, तो नए लिखते जाइएगा, संविधान का, आप मसौदा को ड्राफ्ट लिख सकते हैं, मसौदा या प्रारूप। प्रारूप में आप क्या लिखेंगे, आप ड्राफ्ट लिख लीजिए, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। ठीक, तो नए संविधान का मसौदा या प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी। तो आप समझ गए ना, प्रारूप क्या होता है, प्रारूप एक प्रकार से सभी उसमें जितने भी प्रावधान सम्मिलित है वो अभी क्या हुआ, सर्वसम्मति से या किसी भी, या मतलब आप कह सकते हैं वोटिंग से भी हो सकता है, जैसे कानून वोटिंग द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी प्रावधान सम्मिलित किए गए संविधान में, वो वोटिंग नहीं की गई, सर्वसम्मति से सम्मिलित किया गया। उस पर बहस होती थी, चर्चाएं होती थी, इसके बाद जब सब लोग सहमत हो जाते थे उसके बाद फिर उसको सम्मिलित कर लिया जाता था, वोटिंग नहीं करवाई गई थी। ठीक, तो मसौदा क्या है, संविधान ही रहता है, लेकिन क्या होता है, वो अभी संविधान बना नहीं है। ठीक, उससे पहले जितने भी प्रावधान उसमें सम्मिलित किया जाएगा, कैसा होगा संविधान, उन सब बातें इसमें रहती है। बाद में क्या होता है, एक एक प्रावधान को क्या कर दिया जाता है, उसमें सम्मिलित करके उसमें हस्ताक्षर करके क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। ठीक, तो प्रारूप समिति कुछ समझ में आया? ठीक, ठीक है। इसका गठन जो किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को, ठीक, इसका गठन हुआ। इसका गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को देखेंगे तो इसका गठन हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे, इसमें 7 सदस्य थे। ठीक, तो 1+6 लिखिए। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें 1+6 मतलब 7 सदस्य थे। ठीक, सदस्य थे। ठीक, तो एक अध्यक्ष थे, 6 सदस्य अन्य थे। तो हम लोग थोड़ा बात करते हैं इनके बारे में। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तो इसके अध्यक्ष थे ही, कल बता ही दिया गया था। जब हम लोग समितियों के बारे में, बड़ी समितियां देख रहे थे, तो इसमें अध्यक्ष कौन बताया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बताया गया था या नहीं, बताया गया था। तो रफ करें, थोड़ा सा सदस्यों के नाम लिख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, तो आप लोग इतना लिख लिए, चलिए। अब इसमें क्या लिखेंगे, जो भी तीसरा बिंदु था उसमें क्या था कि इसमें कितने थे सदस्य थे, इसमें
7 सदस्य, 7 का मतलब 1 + 6, ठीक, सदस्य। तो थोड़ा देखते हैं 7 सदस्य कौन। एक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं पहले, क्या, डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। तो एक तो ये क्या थे, ये अध्यक्ष थे। आप इसको कल लिखवाया गया था ना, आप इसको लिख लीजिए कि ये क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है। मतलब बहुत ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी के मतलब बहुत समझदार व्यक्ति। अगर संविधान सभा में एक व्यक्ति को जो सबसे महत्वपूर्ण, जो समझदार है विधि के मामले में, वो यही इन्हीं को चुना जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये डबल, मतलब डबल कह सकते हैं, या तीन PhD धारक हैं, ठीक। चलिए दूसरी की अगर बात करें तो इसमें आप N गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। तीसरे व्यक्ति जो थे उनको कहते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। चौथे व्यक्ति की अगर बात करें तो डॉक्टर KM मुंशी जी थे, डॉक्टर KM मुंशी जी थे, ठीक है। अरे मतलब इसमें भी तो सब में लिखा है, तो सब में लिखिए। पांचवा क्या थे जो इसमें थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, ठीक। तो मोहम्मद सादुल्ला जी किसमें सम्मिलित थे, इसी में, सादुल्ला जी। पांचवा हो गया। छठा लिखिए, आप क्या लिखेंगे, छठे में थे, देखिए छठे में एक थे आप TT कृष्णाचारी थे। TT कृष्णाचारी DP खेतान की जगह लिए थे, क्योंकि वो क्या थे उनके बारे में देख रहे हैं। आप लिखिए TT कृष्णाचारी, TT कृष्णाचारी जी, ठीक। और आप देखिए जो TT कृष्णाचारी जी थे, ये क्या थे, DP खेतान की जगह लिए थे। DP खेतान की क्या हुआ था, 1948 में क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी। तो क्या हुआ, TT कृष्णाचारी इसमें सम्मिलित हो गए थे, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। BL मित्र की जगह कौन लिए थे, BL मित्र की जगह, BL मित्र इसमें शामिल हुए थे मुख्य रूप से, ठीक है। बाद में BL मित्र इसमें शामिल हुए थे। बाद में क्या हुआ, ये बाद में स्वास्थ्य कारणों से क्या हुआ था, इस्तीफा दे दिए थे, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक। N गोपाल स्वामी अय्यर जी थे, ठीक है, ये सदस्य थे इस प्रारूप समिति। प्रारूप समिति क्या समझ में आया, ठीक। तो आप देखिए प्रारूप समिति क्या थी, फिर से एक बार देखते हैं। प्रारूप समिति क्या थी, जो नया संविधान बना था, तो नया संविधान में जो नया संविधान किस प्रकार का होगा, तो इसमें बता दिया गया था कि नया संविधान इस प्रकार का होगा। इसी सारी प्रावधान इसमें बता दिया गया था कि एक प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार किया गया, इसमें सारी बातें होंगी। फिर धीरे धीरे इसमें जो भी सम्मिलित हुआ इसके बारे में चर्चा होगी, बहस होगी। फिर धीरे धीरे क्या किया जाएगा, जब सर्वसम्मति से उसमें सम्मिलित हो जाएगा तो अंतिम क्या होगा, उसमें सब लोग हस्ताक्षर कर देंगे और फिर ये पारित हो जाएगा, ठीक। जिस प्रकार आप लोकसभा और विधानसभा में देखते हैं, जिस प्रकार आप कानून पारित करवाते हैं उसी प्रकार सेम ये हुआ। लेकिन इसमें वोटिंग नहीं होती, जैसे उसमें वोटिंग होती है। अगर लोकसभा या विधानसभा में कोई भी कानून पारित करवाया जाता है तो वहाँ पास वोटिंग होती है, लेकिन यहाँ वोटिंग नहीं हुई। यहाँ क्या हुआ, जितने भी सदस्य थे सब लोग मिलकर तय करते थे कि हाँ ये चीज़ सम्मिलित होना चाहिए या ये चीज़ सम्मिलित होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई ये मतलब किसी को आपत्ति होती थी तो पहले ही सॉल्व कर लिया जाता था। अगर मान लेते हैं किसी प्रावधान को लेकर 2-4 लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो उस पर क्या होता चाहिए, ये नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, फिर पूछा जाता था, बहस होती थी कि ये इस तरह मतलब ये इसलिए महत्वपूर्ण है।
कुछ कमियां तो होंगी, इस तरह करके सब बातें हो जाती थी। फिर इसके बाद सब लोग मिलकर सर्वसम्मति से क्या होता था, उस प्रावधान को उसमें शामिल कर लिया जाता था। ठीक है। इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, कोई दिक्कत नहीं। 29 अगस्त को इसकी क्या हुआ, गठन हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन हुए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर जी थे एक सदस्य, फिर एक अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर जी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे। के एम मुंशी जी थे, कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद सादुल्ला जी थे, टीटी कृष्णाचारी जी थे, ठीक। और बीएल मित्र के जगह, मतलब बीएल मित्र क्या हुए, बाद में स्वस्थ कारणों से इस्तीफा दिए, तो इसमें शामिल हुए एन माधव राव सम्मिलित हुए थे, ठीक। तो बीएल मित्र, ठीक है। बीएल मित्र क्या हुए, स्वस्थ कारणों से इस्तीफा दे दिए थे, फिर बाद में इसमें एन माधव राव जी शामिल हो गए थे, ठीक। तो जब ये शामिल हुए, और इसमें क्या थे, ये डीपी खेतान थे, इनकी 1948 में मृत्यु हुई, तब क्या हुआ, कौन सम्मिलित हुए, टीटी कृष्णा मचारी है, ठीक। कृष्णा मचारी जी शामिल हुए। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, आगे चले ना, ठीक। रफ करें। आप क्या करिएगा, ऐसा नहीं कि अब 20 से शुरू कर दीजिए प्रारूप समिति देखना, आप लोग पूरा देखिएगा। अगर देखना शुरू ही कर रहे हैं तो शुरू से देखना शुरू करिएगा, कि ताकि पूरी तरीके से स्पष्ट तो हो जाए। स्पष्ट का मतलब संविधान सभा के बारे में अगर जब देख ही रहे हैं तो अच्छे से देख ही लें, ठीक। अब हम लोग फिर देखते हैं कि प्रारूप समिति में सदस्य इतने थे, तो अब ये लोग प्रारूप तैयार किए। इन्होंने जो पहला प्रारूप तैयार करके दिया, किसको दिया, संविधान सभा के सामने रखें। तो पहला प्रारूप तैयार करके इन्होंने क्या किया, पहला प्रारूप पेश किया। कब किया, इसमें आप कह सकते हैं फरवरी 1948 को, ठीक। 1948 को क्या किया गया, इन्होंने पहला प्रारूप पेश किया कि देखिए आप इसमें अब थोड़ा देख लीजिए कि प्रारूप इस प्रकार का है, ठीक है, ड्राफ्ट इस प्रकार का है, ठीक है। आप अगर देख लेंगे, मतलब जितने भी सदस्य, अब कितने सदस्य थे बताया ही गया है, 299 सदस्य, ठीक। तो अब फरवरी 1948 में दिया गया कि आप देखिए इसमें, तो इसमें कहा गया कि 8 महीने बाद हम लोग इसमें आपको जो संशोधन करना है बता दीजिए, मतलब कौन कौन से प्रावधान में कमियां हैं या इसको बताइए, फिर इस कमियों को संशोधन करके दूर किया जाएगा। और फिर क्या होगा, हम 8 महीने का समय दिया गया था, और अक्टूबर 1948 को क्या किया गया, फिर से कहा गया कि मतलब 8 महीने का समय दिया गया था कि आप जो कमियां हुई इसमें थोड़ा बताइए, इसके बाद संशोधन करके सम्मिलित किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो कमियां थी उसको बताया गया, फिर थोड़ा बहुत संशोधन करके अक्टूबर 1948 में क्या किया गया, फिर से प्रारूप पेश किया गया, ठीक। तो दूसरा प्रारूप कब पेश किया गया था, ठीक है, कब कह सकते हैं दूसरा प्रारूप, ठीक, अक्टूबर 1948 को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब इसको पेश किया गया तो इसके बाद क्या हुआ कि 4 नवंबर 1948 लिख लीजिए, क्या हुआ, 4 नवंबर 1948 को पहली बार क्या किया गया, इस पे जितने भी प्रारूप हुआ था इसमें विचार किया गया कि इसमें वास्तव में क्या क्या लिखा गया, इसके बारे में पूरा देखा गया कि वास्तव में कैसे कैसे क्या है। तो 4 नवंबर 1948 को क्या हुआ, प्रारूप को देखा गया, ठीक है, प्रारूप को सही से देखा गया, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, 4 नवंबर के बाद आप 15 नवंबर आप ले लीजिए, 15 नवंबर को तीसरा प्रारूप पेश किया गया, और 1948 को 15 नवंबर 1948 को तीसरा प्रारूप पेश किया गया। इसमें क्या किया गया, इस समय अब ये कह दिया गया कि अब जितना भी ये प्रारूप तैयार हो गया है, अब इस पर एक एक विषय पर चर्चा होगी, ठीक है। खंडवार, जिसे आप देखेंगे कि 22 भाग हैं, 22 भाग का मतलब 22 चैप्टर हैं भारतीय संविधान में, 22 मतलब 22 या 25 हैं, हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन अंतिम संख्या 22 ही है, ठीक। तो
क्या हुआ 15 नवंबर 1948 को क्या हुआ, खंडवर विचार किया गया। खंडवर का मतलब हो गया कि एक एक खंड लेकर उस पर चर्चाएं और बहस होना शुरू हुई। ठीक, तो खंडवर विचार, खंडवर विचार किया गया। ठीक, पहली बार किया गया कि एक एक प्रावधान को लेकर कि हम एक एक खंड उठाएंगे और उसमें जो भी कमियां होंगी उसको देखेंगे, क्या बात सही है क्या नहीं सही है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 15 नवंबर 1948 खंडवा विचार, मतलब आप लोग को ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखिए कि नवंबर खंडवा विचार किया गया। ठीक, तो इसके बाद हुआ कब तक चला ये 17 नवंबर तक चला। 17 नवंबर 1949 तक ये बात चली। क्या हुआ कि खंडवा विचार किया जाएगा, पहली बार ये हुआ और लगभग एक साल तक क्या हुआ, इस पर पूरी तरीके से बहस हुई, चर्चाएं हुई। ठीक है, संशोधन करने के लिए बहुत सारे प्रश्न, मतलब संशोधन करने के लिए बहुत सारे ये कहा प्रस्ताव आए कि लगभग 7,500 के आसपास संशोधन करने के प्रस्ताव है। उसमें 3,000-2,500 तक आसपास क्या किया गया, 2,500 के आसपास ये मतलब संशोधन किया गया। सभी तो संभव नहीं थे, लेकिन जो संभव थे उसको संशोधित करके सम्मिलित किया गया। ठीक है, ठीक है। तो 17 नवंबर 1949 को खंडवा विचार करके संविधान सभा क्या कह दी कि हाँ, जो जो प्रावधान सम्मिलित किए गए वो सर्वसम्मति से सम्मिलित हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना लिख लिए। चलिए रफ करें ना। ठीक, अब क्या हुआ कि जब 17 नवंबर 1949 को जो भी है लिखिए, 17 नवंबर को वो हो गया, पूरा विचार हो चुका, 1949 की बात चले। तब क्या हुआ, इसके बाद 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, आप लोग को मालूम होगा। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान सभा बैठक हुई। संविधान सभा की बैठक हुई और यह कहा गया कि देखिए अब सभी प्रावधान तो क्या हुआ, सर्वसम्मति से सम्मिलित कर दिया गया। तो अब फाइनल डिसीजन है, आप लोग सिग्नेचर कर दीजिए। और जब सिग्नेचर हो जाएगा सभी लोगों का, तब क्या हो जाएगा, अगर सिग्नेचर हो गया तो वो संविधान जो अभी ड्राफ्ट के रूप में है वो एक मूल रूप से संविधान बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अगर सर्वोच्च विधि कहा जाए कि सबसे सर्वोच्च विधि क्या है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर एक्ट आते हैं, फिर इसके बाद ऑर्डिनेंस आते हैं, फिर रूल आते हैं, रेगुलेशन आते हैं, इसी हायरार्की में चलता है। ठीक है, ठीक। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, सभी सदस्य, कितने सदस्य थे, 299 सदस्य थे। तो उस समय कुछ सदस्य नहीं आए थे, लगभग 15 सदस्य नहीं आए थे, 15 सदस्य नहीं आए थे, लेकिन लगभग जितने भी सदस्य आए थे 284 लगभग सदस्य आए थे। इन्होंने क्या किया, उस पर सिग्नेचर किए और सिग्नेचर करके क्या कर दिया गया, संविधान को ये कह दिया गया कि अब ये वैलिड है। ठीक है, ये संविधान वैलिड है। तो संविधान क्या हुआ, पारित हो गया, संविधान लागू हो गई थी। संविधान लागू का मतलब यह हुआ कि सभी प्रावधान नहीं लागू है, सभी प्रावधान तो अभी हम देखेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू है, लेकिन उसके कुछ प्रावधान पर क्या हुआ, संविधान पास कर दिया गया। ठीक है, ये करिए, संविधान पास किया गया। ठीक, इसमें क्या किया गया, सदस्यों से कहा गया, कितने सदस्य थे, 299 सदस्य थे। इनमें से क्या हुआ, 284 सदस्य आए थे, लगभग 15 सदस्य नहीं आए थे। आप संख्या में देखिए, लगभग की बात है कि 284 सदस्य इसमें क्या हुए, लगभग क्या हुए, शामिल हुए और क्या हुए, सिग्नेचर कर दिया गया। जब सिग्नेचर कर दिया गया तो वो जो ड्राफ्ट, जो प्रारूप समिति ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था संविधान से संबंधित, वो अब संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गए। ठीक है, अब उसे केवल लागू करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। ठीक, तो लिख लीजिए, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, ठीक है। और अगर आप बात करें कि इसके जनक कौन माने जाते हैं संविधान के, तो संविधान के जो पिता माने जाते हैं वो BR अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, संविधान फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पिता अगर कहें तो अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, अम्बेडकर जी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी बातें लिख लिए। ठीक, कोई यहाँ तक परेशानी तो हुई नहीं होगी, हुई है क्या, नहीं हुई ना। ठीक है,
अब ये बताइए, जो ये संविधान पास किया गया, तो अब इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कुछ कुछ प्रावधान, मतलब कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां। अभी आप परेशान बिल्कुल मत रहिए, शुरुआत होगा तो भाग नहीं समझ में आ रहा होगा, अनुसूचियां क्या ये नहीं समझ में आ रहा होगा, और इसके बाद अनुच्छेद तो समझ में आ रहे होंगे कि हाँ कुछ लिखा हुआ। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, कितने भाग थे, इसके बाद कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जब प्रियम्बल देखेंगे तब स्पष्ट रूप से आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमको पहले ही मालूम होगा। ठीक, चलिए, जो प्रियम्बल की बात है, प्रियम्बल 26 नवंबर को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर इसी दिन सम्मिलित किया गया था। तो एक बिंदु और लिखना हो तो इसमें लिख लीजिए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पास किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। ठीक, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू। ठीक, उसके कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, कुछ प्रावधान अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद लागू हो गए थे, लेकिन सभी जो टोटल संविधान लागू हुआ देश पर, वो कब हुआ? वो 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो संविधान लागू हो गया। ठीक, इसको लिख लेंगे कि इस दिन क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना स्पेस क्यों दिया गया, इसी दिन लागू कर देना चाहिए था। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पास ही हो गया था, कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, तो सभी प्रावधान क्यों नहीं लागू कर दिया गया? क्यों, मतलब 2 महीने का वेट क्यों किया गया? ठीक है, कि 26 नवंबर से 26 दिसंबर, 26 दिसंबर से 26 जनवरी, ऐसा क्यों किया गया? आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें चलिए, अच्छा, हम पहले इसी को देख लेते हैं कि इसको ऐसा क्यों किया गया, कि इसी दिन पूरे संविधान के सभा के सारे प्रावधान क्यों नहीं लागू हो गए, ये इस दिन क्यों लागू हुआ। फिर इसके बाद इसमें देखते हैं कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग हैं। इतना लिख लिए? ठीक, कोई परेशानी तो होगी नहीं? होगी तो बता दीजिएगा, कमेंट द्वारा बताएंगे, बताइएगा। चलिए, प्रश्न ये उठ रहा होगा कि आप ये बताइए कि क्या, जो भी है प्रश्न जो ये आया कि अगर 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भाग लागू हो गए थे, कुछ का मतलब 5, 6, 7, 8 ये अनुच्छेद लागू हो गए थे, 9 भी लागू हो गया था, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324 ये सभी लागू हुए थे, तो सारे प्रावधान क्यों नहीं लागू कर दिए गए? लगभग मान सकते हैं 15 अनुच्छेद, मान लीजिए लगभग 15 अनुच्छेद लागू हुए, तो सभी अनुच्छेद लागू कर देना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया कि 26 नवंबर को कुछ भाग लागू हुआ, इसके बाद 2 महीने को वेट किया गया, और 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। जब इस दिन बन गया था, इस दिन यदि संविधान बन गया था तो इसी दिन लागू हो जाना चाहिए सारे प्रावधान, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऐसा क्यों? प्रश्न उठ रहा होगा, ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा इसलिए किया गया कि आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे का मतलब आपको जाना पड़ेगा 1930 में। 1930 का मतलब ये क्या चल रहा है? 1950, तो 20 साल पीछे जाइए तो क्या होगा? 1930 में दिसंबर को क्या हुआ? दिसंबर 1930 में जाइए, यहाँ क्या हुआ कि लाहौर अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता इसकी जो कर रहे थे, आपको मालूम होगा कि कांग्रेस मतलब हर वर्ष क्या करती थी? कांग्रेस हर वर्ष लास्ट में जब दिसंबर में क्या करती थी? 29 दिसंबर को मतलब अधिवेशन करती थी। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन इसी प्रकार हर वर्ष किया जाता था। तो 1930 में क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन हुआ। इसमें जो कर रहे थे JLN थे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्वराज का नारा दिया और क्या कहा कि 26 जनवरी को देश को स्वराज घोषित कर दिया। 26 जनवरी को, ठीक, 26 जनवरी को आह्वान किया कि देश स्वतंत्र हो गया, स्वराज की घोषणा कर दी। ठीक है, स्वराज की घोषणा कर दी, मतलब इसी अधिवेशन में किया गया था। बाद में कहा गया था, इस अधिवेशन में घोषणा की गई थी
कि 26 जनवरी से भारत क्या होगा, स्वतंत्र होगा, स्वराज होगा। ठीक है, जब स्वतंत्रता घोषणा किसमें किया गया, लाहौर अधिवेशन में कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक, मतलब उसमें सदस्य तो होते ही हैं, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, बाकी सदस्य तो होंगे ही ना। ठीक है, सभी का समर्थन तो प्राप्त होता ही, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति कह रहा है तो सब असंतुष्ट हैं, तो सभी लोग संतुष्ट थे ही। तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि 26 जनवरी से स्वराज की 26 जनवरी से देश स्वतंत्र हो जाएगा, ये कह दिया गया। ठीक है, स्वराज हो जाएगा, स्वराज की घोषणा कर दी गई। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, तो इसी आधार पर क्या किया गया, जब 26 जनवरी को क्या कहा गया, भारत को स्वराज के रूप में घोषित किया गया था, तो इसीलिए कहा गया कि 26 जनवरी को क्या किया जाएगा, संविधान लागू होगा। ठीक है, इसीलिए इस डेट को चुना गया। कारण यही है, इस डेट को चुनने का कारण इस दिन नहीं हुआ, कारण ये है कि 26 जनवरी को स्वराज घोषित किया गया था, तो इस दिन ये डेट चुन लिया गया कि इस दिन से हम लोग संविधान लागू करेंगे। कोई परेशानी नहीं, यहाँ समझ में आया क्यों ऐसा किया गया। कारण ये था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में क्या कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज की घोषणा की थी, कब, 26 जनवरी को, और इसी के बेस पर क्या हो गया, ये हो गया। कोई परेशानी तो नहीं हुई, समझ में आया ना। ठीक है, आगे चलें। चलिए अब हम लोग क्या थोड़ा देखते हैं कि इस संविधान में कितने भाग हैं और कौन कौन से लागू हुए थे 26 जनवरी को, और फिर इसके बारे में बात करते हैं कि संविधान में क्या थे, संविधान में क्या क्या है। संविधान लिखना है, इसको लिखिएगा। संविधान में 1 2 3 भाग, इसमें कह सकते हैं 395 अनुच्छेद, आर्टिकल जो है इसमें कितने थे, 395। इसमें जो अनुसूची की बात कर, अभी हम देखें, पहले आप भाग लिख लीजिए। भाग का मतलब एक प्रकार से चैप्टर, 22 भाग थे और अनुसूची 8 थी, अनुसूची 8 थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो जब संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ, कुछ भाग लागू हुआ। देखिए, संविधान दिवस में कुछ, जो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, कारण ये है कि इस दिन कुछ संविधान क्या हो गया था, बनकर तैयार हो गया था और कुछ प्रावधान लागू हो गए थे। अभी हम लोग देखते हैं 26 नवंबर को कौन कौन से प्रावधान लागू हुए, लेकिन जो पूरी तरीके से लागू हुआ वो 26 जनवरी को लागू हुआ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब 26 जनवरी को लागू हुआ तो उस समय संविधान में इतने भाग, मतलब इतने अनुच्छेद थे, इतने भाग थे और इतनी अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद थे। भाग की बात करें, एक प्रकार से चैप्टर मान लीजिए। ठीक है, भाग का मतलब एक प्रकार से अंग हो गया, अंग जो के रूप में है, एक प्रकार से चैप्टर मान लीजिए। ठीक, तो वो हो गया 22 और अनुसूची कितनी थी, 8। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए, लेकिन अभी जो है लगभग इसमें आप मान सकते हैं 450 के आसपास, ठीक है, 448 है इस समय कहा गया है, लेकिन 450 के आसपास क्या है, अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक, अभी बात करते हैं कि 450 कैसे है, लगभग आप मान लीजिए कि आसपास क्या है, अनुच्छेद हो गए। भाग कितने हो गए हैं, जो 22 या 25 कह रहे थे तो वो हो गए 25 भाग। ठीक, और अनुसूची कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूची। ठीक, इसको लिख लीजिए, आगे इसी प्रकार लिखिएगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके जिस तरह बताया गया उसी प्रकार लिख लीजिए। अनुसूची कितनी है, 12। तो कुछ अनुसूचियां कितनी जोड़ी गई, 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। भाग कितने जोड़े गए, आप मान लीजिए 3 भाग जोड़े गए। अभी समान रूप से इतना मानिए, क्योंकि 2 खारिज हुए थे, फिर 5 जोड़े गए थे, 2 हटा दिए गए थे। मतलब आप देखेंगे 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 2 हटा दिया गया था। अभी हम लोग बात करेंगे, आप लोग अभी इसको लिखिएगा नहीं, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी तो केवल जानकारी के लिए कि 7वां संविधान संशोधन द्वारा 2 भाग हटाए गए, बाद में 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसके बाद फिर 73वां संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन हुआ और 97वें संविधान संशोधन हुआ। तो 97, तो उसमें क्या हो गया, उसमें 5 भाग जोड़ दिए गए थे। ये जितने संशोधन हुए उसमें 5 भाग जोड़ दिए गए थे, 2 हटाए गए तो 20 हुआ, 20 के बाद 5 जोड़े गए 25 हो गए। ठीक, लेकिन ये 25 भाग, अंतिम भाग अगर जो लिखा हुआ है वो 22 ही भाग लिखा हुआ है। ठीक है, अंतिम संख्या जो लिखी हुई है वो 22 है, लेकिन उसको अगर उसमें जोड़, मतलब इस तरह कर दिया का खा गा के रूप में, जैसे 4 भाग 4 है, भाग 4 है। ठीक,
मान लेते ये 4 है, तो 4 में एक भाग बना दिया गया 4 का, ठीक। तो एक भाग ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो भाग है वो तो 4 ही है, लेकिन उसको डिवाइड किया गया 4 का में। इसी प्रकार अंतिम भाग तो क्या है, अंतिम भाग है 42, लेकिन इस अंतिम भाग अंतिम भाग है 22, जो लिखा हुआ है नंबर के रूप में अगर आप देखेंगे तो अंतिम भाग 22 है, लेकिन अगर गिनेंगे तो वो 25 है, ठीक है। अगर काउंटिंग करेंगे तो 25 है, लेकिन जो अंतिम संख्या लिखी हुई है कि भाग कितने, तो अंतिम भाग लिखा है 22 ही, लेकिन काउंटिंग क्योंकि का हो गया, इसी प्रकार 9 हो गया, 9 का हो गया, 9 खा हो गया, इसी प्रकार 14 का हो गया, तो इस प्रकार जोड़े गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार अनुच्छेद, अंतिम अनुच्छेद अगर देखेंगे तो 395 है, लेकिन उसमें काखा गागा के रूप में, जैसे मान सकते हैं कि अनुच्छेद मान लीजिए 60 है तो 60 है, 60 भी इस प्रकार कर दिया गया। अनुच्छेद 324 है, 324 है, 325 324 है, 324 भी इस रूप में कर दिया गया, तो उसी में डिवाइड कर दिया गया, तो वो पहुंच के 450 के आसपास अनुच्छेद हो गए। लेकिन अंतिम संख्या अगर देखेंगे तो अंतिम संख्या 395 है, ठीक है। 1 से 395 है, लेकिन 395 के पहले या 395 तक में क्या हुआ है, इसमें जो भी अनुच्छेद है उसमें भाग अलग अलग कर दिए गए हैं, ठीक है। उसमें कुछ भाग जोड़ दिए गए हैं, ठीक। जब कुछ भाग जोड़ दिए गए तो वो बढ़ते चले गए, लेकिन अंतिम संख्या अगर देखेंगे तो 395 रिपील्स के बारे में है कि 1947 और 1935 का अधिनियम खारिज हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, आप अभी बिल्कुल परेशान मत रहिए। अभी तो हम संविधान सभा देख रहे हैं, 3-4 क्लासें हुई, अब जब आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो अंतिम अनुच्छेद इतने हैं, लेकिन अगर उसको भाग के रूप में, डिवाइड करके रूप में गिनेंगे तो वो 450 के पास पहुंचते हैं। भाग तो अंतिम है 22, लेकिन अगर उसे गिनेंगे तो वो हो जाएगा 25, और अनुसूचियां तो 8 है, वो तो वास्तव में 12 हो गई है, ठीक है। इसको अलग अलग पहले संविधान संशोधन द्वारा पहली अनुसूची 9वीं अनुसूची जोड़ दिया गया था, ठीक है। फिर 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, फिर 73वें, फिर 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया, तो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा, ठीक। ये संविधान संशोधन आपको दिक्कत हो रही है, ये कैसे होता है, ये 368 के तहत होता है, अनुच्छेद 368, इसको भी आगे ही देखना है। अभी आप ये समझिए कि जो समझने के लिए है, ये जो लिखवाया गया उतना महत्वपूर्ण है, और जितनी भी बातें आ रही हैं इसको हमको आगे देखना, क्योंकि ये बातें आ रही हैं समझाने के लिए आ रही हैं, बिना इसको बताए आगे बढ़ भी तो नहीं सकते ना, ठीक। समझ में आया, ठीक है, आगे चलिए। अब थोड़ा सा देखिए कि 26 नवंबर को कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे, वो कौन कौन से हैं। 26 नवंबर 1949 को क्या हुए थे, कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे, कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे, ठीक। तो कुछ अनुच्छेद कौन कौन से लागू हुए थे, तो अनुच्छेद हम लिख रहे हैं, उसमें आगे संख्या लिखते जाएंगे, ठीक। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 60, 324, इसके बाद आप देखेंगे 366, 367 हो गया, 379 हो गया, 380 हो गया, इसके बाद आप देखेंगे 388 हो गया, 390 हो गया, 391 हो गया, 392, 393, ये सभी अनुच्छेद लागू हो गए थे, ठीक है। किस दिन लागू हो गए थे, 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। 5, 6, 7, 8 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक। तो इतने अनुच्छेद क्या हो गए थे, 390, इतने अनुच्छेद क्या हुए, लागू हो गए थे। मुख्य रूप से लग रहा थे 390 नहीं है, अगर नहीं भी होगा तब भी, तो अगर ये 390 नहीं होगा तब भी 15 हो गए, ठीक। तो इतने अनुच्छेद लागू हो गए थे, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा 390 लागू हुआ या नहीं लागू हुआ था, ठीक। तो देखिए ये जो 5 है, ये जितने भी हैं 5 से लेकर ये क्या है, नागरिकता से संबंधित है, सिटीजन से संबंधित है कि नागरिकता कैसे मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी। 60 है राष्ट्रपति से शपथ से संबंधित। ये 24 है निर्वाचन आयोग के संबंध में। इसमें परिभाषाएं लिखी हुई हैं, जितनी भी परिभाषाएं डिफिकल्ट शब्द हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं उसकी परिभाषा यहाँ दी गई है।
367 में इंटरप्रिटेशन निर्वचन के बारे में कहा गया, व्याख्या के बारे में। बहुत सारे शब्दावली ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती, तो उसको देखने के लिए 367 खोलना पड़ेगा, 367 खोलना पड़ेगा, ठीक। 379 निरस्त हो गया, 380 भी लगभग निरस्त ही है, ठीक। 3 इसके बाद ये भी 388 हो गया, ये भी लगभग निरस्त है। इसमें मुख्य रूप से बताया गया है जो 379 से लेकर 379 380, इसमें मुख्य रूप से संक्रमण कालीन के बारे में बताया गया कि इमरजेंसी में कौन कौन से प्रावधान होंगे, ठीक। और तो थोड़ा सा अब देखते हैं, मतलब इतना समझ में आया कि ये किस दिन लागू हुए थे, 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, ठीक। ये जो प्रावधान आप देख रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, ये नागरिकता से संबंधित, नागरिकता में हमको देखना है। 5 में ये कहा गया था कि संविधान लागू होने तक कौन कौन नागरिक हो सकता है, ठीक। ये सब बात लिखना नहीं है, केवल ऐसे जानने के लिए। 6 में ये बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। 7 में ये बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है फिर पाकिस्तान से भारत आ गया तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। 8वें में जो बताया गया है कि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति था जो भारत से बाहर कहीं चला गया था, जब देश आज़ाद नहीं हुआ तो उससे पहले ही चला गया था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो व्यक्ति क्या होंगे, अनुच्छेद 8 के तहत ले सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, पापा मम्मी हो सकते हैं, या दादा दादी नाना नानी, कोई भी हो सकता है जो भारत से बाहर चले गए थे लेकिन अब भारत में रहना चाह रहे हैं, तो वो उनके नागरिकता देने के संबंध में 8 है। 9 में कहा गया कि भारत एकल नागरिकता के बारे में, कि भारत की नागरिकता एक रहेगी, ठीक है, कि अगर भारत के नागरिक हो तो भारत की नागरिक है, अगर कहीं और के नागरिक हो गए तो भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में कहा गया है, क्या कहा गया है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति जो शपथ लेगा उसके बारे में इसको मुख्य रूप से बताया गया। 324 में जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग से संबंधित इसमें बातें कही गई है। 366 में परिभाषाएं दी हैं, बहुत सारे संविधान में ऐसी जगह है कि कुछ कुछ शब्द लिख दिए गए, उसकी परिभाषा अगर देखना हो तो अनुच्छेद 366 खोलना पड़ेगा, ठीक। इसमें क्या कहा गया है, 367 में इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या के बारे में है कि यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी व्याख्या कहाँ की गई है, 367 में कुछ शब्द लिखे गए, उसके ये अर्थ बताए गए कि ऐसे 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 है, वो ऐसे 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 है, तो इनके अर्थ बताए गए, उसको किसमें बताया गया, 367 में। 379 380 हो गया, ये सभी संक्रमण काल के मतलब अनुच्छेद के बारे में, संक्रमण काल का मतलब इमरजेंसी के लिए थे। 393 में संक्षिप्त नाम के बारे में। 392 है, इसमें राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी गई हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां ये दिया गया है कि यदि कोई संक्रमण काल इमरजेंसी में कुछ शक्तियां दी गई हैं जो राष्ट्रपति को दी गई हैं कि राष्ट्रपति संक्रमण काल के समय क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में इसको दिया गया है। 391 में भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वे पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। पहली और चौथी अनुसूची क्या है, पहली अनुसूची में बताया गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के नाम बताए गए और उसका क्षेत्र बताया गया, और चौथी अनुसूची में ये बताया गया है कि कोई भी राज्य होगा जो केंद्र शासित प्रदेश होगा, इनमें जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कैसे होगा इसके बारे में बताया गया। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, इसको हमको आगे देखना ही है, ठीक। इसी प्रकार 390 हो गया। 388 में ये कहा गया, 388 में कहा गया है कि ये कहा गया कि यदि कोई विधानसभा या प्रांतीय विधानसभा हो गया या जो संसद हो गए, ये सब क्या हो गया, कुछ सीटों को भरने के बारे में बताया गया, ये निरस्त हो गए, ठीक है, ये भी निरस्त हो गया है, ये भी निरस्त है। इसमें बताया गया कि जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे या विधानसभा जो अध्यक्ष हों उनसे कुछ अधिकारों के बारे में बताया गया था, इसको भी निरस्त कर दिया गया। 380 में ये लगभग बताया गया था राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में या उसके निर्वाचन के बारे में कुछ संबंधित इसमें बातें कही गई है, लेकिन ये क्या हो गए, ये निरस्त है, ठीक है, ये निरस्त कर दिए गए, ये निरस्त नहीं है और ये सब निरस्त नहीं, लेकिन कुछ कुछ भाग निरस्त है। जैसे अनुच्छेद 395 निरस्त कर दिया गया था, जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन 395 स्वतः ही निरस्त हो गया था, ठीक है, उसको निरस्त करने के लिए कोई संविधान संशोधन नहीं करना पड़ा था, स्वतः ही निरस्त हो गया। तो कोई कई सारे अनुच्छेद स्वतः ही निरस्त हुए हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इतनी समझ में आया, इतना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया आपका जो संविधान सभा है, इतना ही था, 3 या 4 वीडियो हो गए ना, ठीक है, मतलब आज जो है ये चौथा वीडियो। तो संविधान सभा पूरी तरीके से समझ में आए ना, ठीक, नहीं आया तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए कल मिले, इससे आगे हम लोग प्रियम्बल से बात करना शुरू करते हैं, ठीक है, प्रस्तावना से
बात शुरू करेंगे। ठीक, ओके, कैसा लगा बताइएगा। हम लोग मिलेंगे कल। ओके।